सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो पीडीएम जो कि टूटती जा रही है, एएनपी ने ऑफिशियली अलहदा होने का ऐलान किया। कल भी हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी कोशिश ये कर रही है कि कहीं ना कहीं सूरत हाल बेहतर हो जाए। और आज भी गिलानी साहब का ये बयान सामने आया कि अगर हम इस्तीफे दे भी देते हैं तो मुस्लिम लीग नून नहीं देगी, वो खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती और मलबा हमारे ऊपर डालना चाहती है। आगे हम अपने सीसी के इजलास में अगर ये फैसला कर भी लेते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून ऐसा नहीं करेगी। ये तो हो गई पीडीएम की बात। अब जरा बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बन रही थी और आप ये जानते हैं कि 2/3 अक्सरियत नहीं थी और उन्होंने एक ज़ाहिर इत्तेहाद लिया, दूसरी जमातों के साथ हुकूमत बनाई, तो उसमें जहांगीर तरीन का किरदार बड़ा अहम था। आज जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केसेस चल रहे हैं और ख़ुद जहांगीर तरीन का मैंने आज आपको गुफ्तगू भी सुनाई और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके के हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, मेरा और मेरे बेटे के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, हम तो दोस्त थे। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मनी की खेला जा रहा है, हमारे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। मैं 1 साल तक खामोश रहा, मुझे खामोश ही रहने दिया जाए। उनके पैगाम में क्या छुपा है? और अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर हम करते हैं एहतसाब और सिर्फ हम अपोजिशन का करें, अपने लोगों का ना करें, तो ये तो ज़्यादती हो जाएगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या वाकई एहतसाब हो रहा है या फिर राजा रियाज साहब ने जो आज कहा कि लोग हैं आपस के इधर उधर के और वो ये चाहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो, तो क्या अपने लोग ही अपने लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं? पहले तो अपोजिशन कहती थी कि हमारे खिलाफ हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब खुद तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो हमें बनाया जा रहा है। आज जो सियासी मौज़ूआत हैं वही हमारा आज का टॉपिक है। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करिए पंजाब से मुसरत चीमा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम हज़रात का शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हम बात करें सियासी सूरत हाल की, लेकिन असल मामला जो है कि पीडीएम कायम रहती है या नहीं रहती है, किस तरह से पीडीएम करती है, लेकिन असल मामला जो हुकूमत को करना है वो है इंतखाबी इस्लाहात। और जिस तरह वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात होंगी, जंगी बुनियादों पर होंगी, इस्लाहात के लिए कमेटी बनाई जाए। इसके लिए अब असद कैसर ने, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने एक ख़त भी लिखा है जो कि शहबाज शरीफ साहब को लिखा है और उनसे भी ताउन मांगा है। मुसरत चीमा साहिबा से इस पर बात करूँगी। मुसरत साहिबा, हुकूमत को ये काम करना ही करना है और अपोजिशन के ताउन के बगैर ये काम हो नहीं सकता। हुकूमत क्या प्लान कर रही है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए? आप लोगों का क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने बजा फरमाया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स किए बगैर नेक्स्ट इलेक्शन में जाना मेरा ख्याल है कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और अगर वाकई सियासी जमातों का मतमा नज़र ये है कि अगला इलेक्शन फिर फ्री ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो जदीद तरीके वज़ा है पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को करवाने के, हमें उसके ऊपर जाना होगा। अदरवाइज़ तो फिर यही है कि जो भी जीतेगा हार जाने वाला दूसरे के मैंडेट को चैलेंज करता रहेगा और फिर ये हमेशा के लिए ये जो हमारे कुछ अजीबोगरीब स्लोगन्स वाली कैंपेन्स चलती रहेंगी। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बहरहाल प्रॉब्लम्स हैं बहुत, और हमें इसको इतना फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट करना होगा कि कोई भी जीतने वाले के खिलाफ उस उंगली ना उठा सके, और अगर खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन करे तो वो इमीडिएटली वो सिस्टम ही उस चीज को वाजे कर दे। बिल्कुल सही। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी विल ये है कि हम
चूंकि हमारी नेक नीति है और हम ये चाहते हैं कि हम अगले इलेक्शन में जिस इलेक्शन में भी जाएं वो हम इन रिफॉर्म्स के तहत जाएं, तो हम अपनी ऑपोजिशन के जितने भी हमारे ऑनरेबल लोग हैं, मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, हम सबके साथ राब्ते भी करेंगे और सबको एक पेज पे लाने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर हुई, जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो हम करेंगे। उसकी वजह ये कि इसका फायदा पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को नहीं है, इस सबको होगा। ऐसा और ही है, और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तमाम सियासी जमातें होंगी। ये बात भी मिटनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चाहे जनरल इलेक्शन हो, जिमनी इलेक्शन हो, धांधली होती है यहाँ पर, सिलेक्टेड तरीके से लोग आते हैं, ये खत्म होना चाहिए। जी प्लीज ऐड कीजिएगा। जी 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 सुमैया, उसमें जो दूसरी एक और अहम चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है नहीं कि जो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती, और जब हो सकती है और आपके नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें भी उनके ऊपर जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। और अगर डेमोक्रेसी हम रियल सेंस में चाहते हैं कि ओरिजिनल मैंडेट के साथ लोग आए, तो फिर हमें इसके रास्ते में रुकावट बनेगा, जो रुकावट डालेगा, इसका मतलब ये है कि उनका फिर उनके ऊपर जो भी वो सवालिया निशान इस सिस्टम के ऊपर उठाते हैं, वो फिर जायज नहीं है। पॉइंट टेकिंग। खेलदार साहब, आपसे मेरे दो सवाल हैं। पहला ये है, चाहे जनरल इलेक्शंस हो या जिमनी इलेक्शन हो, जिस तरह आप लोग अब तक ये कहते आए हैं कि जो भी पार्टी होती है जो हारती है वो कहती है कि जी ये इलेक्शन जो हैं वो सही नहीं हुए, फेयर नहीं हुए, ये मैनिपुलेट किए गए हैं। अब अगर इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है, आपसे ताउन भी मांगा गया है, क्या ताउन किया जाएगा हुकूमत के साथ? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि पीपल्स पार्टी आज ये इल्जाम लगाती है कि जो शो कॉज नोटिस आपने एएनपी और पीपल्स पार्टी को दिए, एएनपी तो अलग हो गया, पीपल्स पार्टी अभी ये कहती है कि आप लोग तो खुद इस्तीफे देना नहीं चाहते। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे भी दे, तब भी आप लोग इस्तीफे नहीं देंगे, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? ये बॉसी एटीट्यूड जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातों का इन दो जमातों के साथ क्यों है? ये शो कॉज नोटिस भेजने का क्यों है मामला? समय देखिए, पहली बात जो इलेक्शन रिफॉर्म की आपने बात की, 2017 में जब हमारी हुकूमत थी, हमने कोशिश की तमाम पार्टियों से मिलके कि इसमें जो है इस्लाहत की जाए, मगर फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह आरटीएस को बिठाया गया और कौन लोग हैं, कौन जो ताकत है जो पूरे इलेक्शन को चुराता है, वो भी आपके सामने 2018 के बाद। अब मसला ये है कि बिल्कुल बात इसकी सही है, इलेक्शन रिफॉर्म में काफ़ी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं। अभी भी इन्होंने, अगर ये संजीदा होती गवर्नमेंट, तो जब इन्होंने 2018 के बाद एक कमेटी भी बनाई थी, उसका एक इजलास उन्होंने गवारा नहीं किया कि हम इस्लाहत करते हैं, आओ मिलके बैठ के तमाम पार्टियों को एतमाद में लेते, वहाँ पे जाके सारी चीजें डिस्कशन होती, मगर नहीं इनको याद आया। चलें, अगर आज कर रही है तो बात करेंगे, आज ताउन करेंगे, अगर आज कर रही है हुकूमत की बात। फिर उसके बाद आपने देखा ये ऑर्डिनेंस लेके आए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से भी इनको नाकाम किया, अब इनको फिर पार्लियामेंट याद आ गई है। मुझे बताओ, जिस पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो उनकी एक तो उनका कोरम पूरा नहीं होता है, दूसरा स्पीकर साहब पार्लियामेंट को चलाते नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी है उसका मीटिंग इजलास नहीं होता है, स्पीकर साहब जो है वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, बनी काला से हुक्म आता है इजलास खत्म कर दो, इजलास खत्म हो जाता है। अवाम की टैक्सेस पे चलने वाला सेशन किसी नताज 6 या 8 घंटे चलता है एक हफ्ते में, जिससे कोई नताज नहीं मिलते। पहले ये पार्लियामेंट को चलाए तो सही, पार्लियामेंट की तौकीर करे, फिर इख्तियारात लेके स्पीकर साहब चलें, ठीक है, 3 सालों ये पॉइंट हो गया आपका। लेकिन इंतखाबी इस्लाहात तो होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून भी ऐसा ही चाहती है, ऐसा ही है ना खेलदार साहब? ये भी चाहते हैं कोई बंदूक वाला अंदर खड़ा होके बैलेट बॉक्स पे जो अपने मर्जी के नताज ना ले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ। मगर उससे सबसे बड़ी बात हम करते हैं कि किसी हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे। जिस तरह अभी डस्का में इलेक्शन कमीशन पे हुकूमत ने किस तरह दबाव डाला, किस तरह ये धुंध आ गई, तो ये भी आपके सामने। जब तक ये धुंध खत्म नहीं होगी, जब तक ये वोट चुराया नहीं जाएगा, इंटरफेयर खत्म नहीं की जाएगी। आप लोगों ने खत्म करनी है, ये सियासी जमातें खत्म कर सकती हैं, कोई आसमान से तो नहीं उतरेगा, कोई खलाई मखलूक तो नहीं आएगी, आप लोगों ने ये मिलके काम करना है। चले, आपका ये जवाब हुआ। सर क्विकली मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे अपने दीगर मेहमानों से ही बात करनी है। जी खेलदार। पीपल्स पार्टी ने आज बात की, देखें हमारे पीपल्स पार्टी आज भी पीडीएम का हिस्सा है, मुझे अवामी नेशनल पार्टी के लिए भी इज्जत और एहतराम है। उन्होंने फैसला जो भी कल किया है, आज उन्होंने हमारी 249 में हमें हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल उनकी हिमायत का ऐलान किया, हम उनका शुक्रगुजार हैं। देखें, पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि
जो उनका सीसी का इजलास अब 11 तारीख को मैंने जो सुना है कि हो रहा है, यही वही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हाईएस्ट फोरम है पीपल्स पार्टी का। इस पार्टी ने इस सीसी में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती के लिए अहम फैसले होते रहे। मैं आज भी एक सियासी वर्कर की हैसियत से उम्मीद करता हूं कि होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीडीएम को आगे बढ़ाने के लिए, पीडीएम में मजीद जदोजहद को, इस्तीफा हो, जो भी ऑप्शन हो, उसके लिए एक बेहतर फैसला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी कि पीडीएम का हिस्सा रहेगी, आज तक है, और इंशाल्लाह ये पीडीएम की जो तहरीक है वो अपने असल मकाम सबके हैं, वो सब हासिल करेंगे। पॉइंट टेकन। तैमूर तालपुर साहब, पहला सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला अपना लाए अमल क्या देगी? क्या पीडीएम के साथ चलेगी या अपनी अलग तहरीक चलाएगी? दूसरा सवाल ये कि जो अभी खेलदार साहब ने बात की कि भाई जो भी फैसले हों सीएसी के इजलास में वो पीडीएम के लिए हों, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले जो फैसले किए क्या वो पीडीएम के लिए नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के अपने लिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझिए, हम ड्राइविंग फोर्स हैं और हमारी ही कोशिशें हमेशा से पीडीएम को मजबूत करने की थी और हैं। ये बात अलग है कि हमें दीवार से धकेले जाने की कोशिश की जा रही है। एएनपी के साथ भी ये हुआ। हमें शोकास जो है चेयरमैन बिलावल को मेरे ख्याल से कोई हैसियत नहीं रखता देने की। ये कुछ ऐसे अमल हुए जो सही नहीं थे, कुछ बातें ऐसी पब्लिकली हुई, कुछ ऐसे ट्वीट्स हुए जिनकी जरूरत नहीं थी हमें। उन्होंने माहौल को थोड़ा खराब किया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा और अहम कोशिश यही है कि पीडीएम इंटैक्ट रहे, और जो आपने हमारा ऐलान सुना पीडीएम को सपोर्ट में ज्यादा मजबूत करने के लिए मुफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करने का, वो भी एक मुस्बत अमल है। तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी जहां पर भी जो भी काम कर रही है वो कोशिश यही करिए कि हम ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें पीडीएम को। पर अब थोड़ी इनको चेंजेस करनी पड़ेंगी। जो बैठ के ऐलानात होते हैं, ट्वीट्स आती हैं, मेरे ख्याल से ये बंद होनी चाहिए। और जो भी फैसले हैं, अगर हमसे कोई नाराजगी है या हमें आपसे कोई नाराजगी है या किसी भी 11 जमातों में से कोई इशू है, तो पीडीएम के फोरम पर बैठ कर मेरे ख्याल से ये मसले हल होने चाहिए। अगर ये अदरवाइज होंगे तो वो मसले और बढ़ेंगे और पीडीएम कमजोर होगी। तो मेरे ख्याल से पीडीएम को मजबूत करने के लिए वी शुड मेक श्योर दैट ऑल decisions should be taken during the PDM meeting when all the other parties are there. लेकिन एक बात और है जो कि ज़ाहिर खान अब्बासी साहब कहते हैं कि आप लोगों को जो शो कॉज था वो तो शो कॉज नहीं था, एक वजाहत थी, आप लोग वजाहत दे देते। इसमें इतना माइंड करने वाली क्या बात थी? एएनपी ने तो बहुत ही माइंड किया। पीपल्स पार्टी इस चीज को किस तरह से टेकअप कर रही है? देखिए जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क की शान है, इस पार्टी के लीडर हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। उनको अगर शौकास मिलेगा तो मुझे नहीं पता वो माइंड करेंगे या नहीं करेंगे। हम जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, हमसे ये चीज हल करना जरा मुश्किल है हमारे लिए। चलें, पॉइंट देखें लहारी साहब, अब मामला हो पीडीएम का या हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात का, आपको लग क्या रहा है? क्या पीडीएम चल पाएगी? आगे जाके हम देखेंगे कि पीडीएम कोई हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देने में कामयाब होती है, और क्या हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करने में कामयाब हो जाती है? क्या लगता है आपको इन दोनों मामला? देखिए, मैं तो दोनों चीज़ों के हक में हूँ कि इंतखाबी इस्लाहात ज़रूर होनी चाहिए और उसके लिए एक वसी और बुनियाद एक वो होना चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए और इनपुट भी होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का भी और सबका होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। पहले ये कि इलेक्शन में धांधली कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरह से मुसलसल इलेक्शन के अंदर धांधली होती रही है। एक दफ़ा पीटीआई ने शिकायत की और वो उसने जाकर धरना दिया, दूसरी दफ़ा जो है वो शिकायत मुस्लिम लीग नून ने की और उनका भी एक, बल्कि गुज़श्ता इलेक्शन पर तो सारी अपोजिशन ने शिकायतें की हैं। पीएमएलएन ने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की और एएनपी ने भी की, मौलाना फजलुर रहमान ने की, सारी जमातों ने किया है। और उसका एक ख़ास वजह भी थी कि जो आरटीएस फॉर्म नहीं मिला था और उसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको निकाल दिया गया था पोलिंग स्टेशनों से, तो वो अमल जो था वो हमेशा इन क्वेश्चन रहेगा। तारीख जब भी लिखी जाएगी तो बहुत से इलेक्शंस की धांधली के बारे में तफसीलात भी हासिल होंगी और मेरे ख्याल में इसमें बड़े लोगों को मिलकर काम करना चाहिए कि कैसे इलेक्शन हुए। और जो एलानिया कह रहे थे एक ज़माने में, जनरल हमीद गुल कहा करते थे कि ये जनाब तय किया था, हम पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना चाहते थे, हम पीपल्स पार्टी को ब्लैंक चेक नहीं देना चाहते थे और हम नहीं चाहते थे कि वो बरसरे इक़्तिदार आए, और अगर बरसरे इक़्तिदार आए तो बहुत सी चीज़ों से बंधी हुई पार्टी हो,
हम उसको नहीं देना चाहते। तो ये उनका बिल्कुल ऐलान था और उन्होंने ऐलानिया तौर पर यह करने कहा था और उन्होंने कहा था कि आईजी हमने बनवाई। और ये जनरल असद दुरानी ने कहा था कि जनाब हमने पैसे बांटे थे और पैसे बांटकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया था। ये सारी चीजें जो है वो सामने हैं। ये माजी है, ये माजी है और हाँ। इस माजी के बारे में जब तक एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, मैं कहता हूं कि 70 के इलेक्शन से लेकर अब तक इलेक्शन यही हुए हैं, उससे पहले तो इलेक्शन थे ही नहीं। पाकिस्तान में कभी भी बालिग राय दही की बुनियाद पर इलेक्शन 70 से पहले हुए आपकी ही बात बिल्कुल सही है, आपकी हम राय का एहतराम करते हैं लंगारी साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजाय कमीशन बनाने के हमें आगे मुस्तकबिल का सोचना चाहिए कि आगे इस तरह की चीजें ना हो। कहता हूं कि जब तक आप खराबियों को नहीं तलाश करेंगे कि कहां कहां हैं और इस्टेब्लिशमेंट के असल इश्यूज क्या हैं जमहूरियत के साथ, ये भी तय होना चाहिए। एक बात तो ये थी। दूसरी बात आपकी थी कि पीडीएम का मेरा ख्याल है कि हमारी नेक ख्वाहिश है कि पीडीएम बरकरार रहे और कम से कम तावक्ते के इलेक्शन का प्रोसेस होता है या हुकूमत के ऊपर चेक रखने का प्रोसेस होता है, तो इस मामले में इसको बरकरार रहना चाहिए। मैं बिल्कुल नेक नियति से ये समझता हूँ कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया जो था वो बहुत एग्रेसिव रहा है और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का भी रवैया एग्रेसिव ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा बहुत से एटीट्यूड ज़ाहिर इत्तेहाद जो होते हैं बनते रहे माजी में भी, ऐसा ना कभी देखा और ऐसा होना नहीं चाहिए था। पॉइंट टेकन। अच्छा, एक और मामला है जो कि मैंने बात करी और मैं चाहूंगी कि इस पर हम मुसर्रत चीमा साहिबा से बात करें। मुसर्रत साहिबा, तरीन फैक्ट बड़ा अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। जहांगीर तरीन साहब ने जिस मेहनत से इस पार्टी को बनाया, फिर जिस तरीके से जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, तो हम जहांगीर तरीन के एलिमेंट को इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज वो दिल गिरफ्तार हैं और पार्टी से नाराज हैं। आज उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल इस पार्टी के लिए काम किया, आज मैं इसी पार्टी से इंसाफ मांग रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है वो ये कहते हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अगर मेरा कसूर ये है कि मैंने इस पार्टी का साथ दिया तो मुझे बता दिया जाए, मुझे क्यों दोस्तों की फहरिस्त से निकाल के दुश्मनों की फहरिस्त में डाला जा रहा है। क्या हुकूमत वाकई खुद अब राजा रियाज साहब ये कह रहे हैं कि जी ये कुछ आगे पीछे के लोग हैं सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। पहले तो अपोजिशन कहती थी कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अब तो अपनी लोग तरीके इंसाफ के कह रहे हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो वाकई एहतिसाब हो भी रहा है या सिर्फ ये सियासी इंतकाम ही हो रहा है? सुमैया, आज की जो तरीन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग, जो मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ, जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये सिलेक्टेड लोगों के लिए है या चंद लोगों के लिए है। बेसिकली ये डिसीजन हुई थी कि तमाम शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड जिस तरह के भी, आपको पता है कि एक कमीशन बना था और उसमें इस एक एग्जांपल से आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की किसी एक शख्सियत के लिए या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल का ये जो फार्मूला है उसके ऊपर कारबंद रहते हुए कि कोई भी अबव लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ सबके लिए है। और ये एक इससे बेहतरीन एग्जांपल किसी और की हो नहीं सकती कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जिनकी इतनी गहरी वाबस्तगी हो, वो लोग भी अगर उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब भी लीडर वही बड़ा होता है कि जब वो अपने ब्लड रिलेशंस को, अपनी दोस्तियों को और अपने ज़ाती ताल्लुकात की बेसिस के ऊपर अपने फ़ैसले ना करे, बल्कि इस तरह से इसकी भी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। उनका दिल गिरफ्तार होना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे बजा हैं, लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी को भी विक्टिमाइज़ नहीं कर रहे। उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डिसीजन एक प्रोसेस के तहत हो रहे हैं, ये ज़रूर बात है कि उसमें वो उनको हेल्प नहीं कर रहे या उसमें वो रखना नहीं डाल रहे कि ही इज़ माई फ्रेंड या हमारी पार्टी के एक बड़े लीडर है तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई ना की जाए। उनकी वाज़ेह हिदायत है कि जिनके खिलाफ जो ड्यू प्रोसेस के तहत जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहिबा, तैमूर तालपुर साहब, खेलदास साहब, नज़ीर लगाई साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है अगर हुकूमत वाकई ऐसा सोचती है कि एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है, तो फिर एहतसाब सबका होना चाहिए और इस पर बता भी देना चाहिए अपने रफ़क़ा को, अपने दोस्तों को कि आखिर तहरीके इंसाफ जो है वो जो करना चाह रही है वो अच्छी चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन
एक चीज़ है जो कि पॉजिटिव नहीं है और वो है आवाम दोस्त पॉलिसीज हुकूमत के अभी तक सामने नहीं आई हैं। महंगाई कम नहीं हुई, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही और आगे भी नहीं होगी। ये IMF की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आगे आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 1.5% तक रहने का इम्कान है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात, हम उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जो IMF कह रहा है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में क्या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है या फिर हम मजबूर हैं कि हमारे जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उसके तहत महंगाई ना कम होगी ना ही बेरोज़गारी? देखिए, ये बात सही है कि जो कुछ IMF कह रहा है, ये बातें तो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि हमारी शरह नमू बहुत सुस्त रहेगी और हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, कर्जों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन बुनियादी ख़राबी जो इसमें है वो ये है कि सियासी वजूहात की बिना पर हुकूमत वो फैसले नहीं कर पा रही जिसका उन्होंने कौम से वायदा किया था। खुसूसन अगर आपको याद हो 10 नुकाती हिकमत अमली आई थी तो वो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले उस पर अमल दरामद इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इससे ताकतवर तबकों के नाजायज़ मुफादात पर ज़र पड़ती है। अब जब ये बात करते हैं कि जी इस साल ग्रोथ रेट 1.5% रहेगा, तो मैं तो इसमें आपको ये इजाफा कर दूं कि इस हुकूमत के जब 3 साल पूरे होंगे तो औसत अफराद ज़र जो है वो 1% से कम होगा और इनको विरसे में मिला था 5.5%। तो जब ये ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। दूसरी बात ये थी कि करंट अकाउंट जब सरप्लस होने की बात कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये सरप्लस ज़रूर है लेकिन यह बरामदात बढ़ा के नहीं हुआ है। या आपने पहले इंपोर्ट्स कम की थी, बाद में रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ी। अब देखिए आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए कि वैक्सीनेशन आ गई, इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और इसी तरीके से जो है शरह सूद जो है ना वो भी बढ़ेगी, अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो अब इस वक्त जो अफरात ज़र जनवरी में 5.7% था, मैं अफरात ज़र का ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि इससे अवाम मुतासर होते हैं। तो 5.5% जनवरी 2001 में था, फरवरी में ये 8.7 हो गया और मार्च में ये 9.1 हो गया। अब ये ऊंची शरह है और अगर अब यही चीज़ रहती है, बरकरार रहती है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी बरकरार रहती हैं और हम IMF के मुतालबात पर जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, लेकिन हम जो टैक्स की चोरी नहीं रोकना चाहते, बड़ी मसला ये है। तो जब हम टैक्स की चोरी रोकना नहीं चाहते और ताकतवर तबकों को हम बदस्तूर मराद देते चले जाते हैं, तो अगर मैं आपको एक जुमला बताऊं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले ये कहते हैं कि वबा के दौरान भी, यानी जब ये वबा चल रही है कोविड-19, हुकूमतों ने जो फैसले किए हैं या जिन लोगों के पास इख्तियारात है, ख़जाने की कुंजी है, उन्होंने अपने मुफादात में फैसले किए हैं और वबा के मुतासरीन के मुफाद में नहीं किए। अब इस पर अगर आप गौर करें तो हमारे बहुत से अपने अपने ऐसे फैसले हैं जिससे आम आदमी मुतासर हुआ और ताकतवर तबके जो हैं वो बदस्तूर मज़े करते रहे। अब अगर देखिए आपके अल्लाह ताला ने जो हमारे मुल्क को वसाइल दिए हैं और जो तहरीक इंसाफ की 10 नुकाती हिकमत अमली थी जिसको हमने सपोर्ट किया था, अगर आज भी सिर्फ टैक्सों के शोबे में अमल दरामद कर लें और दूसरा तवानाई के शोबे में, यानी एनर्जी के शोबे में, बिजली वगैरह के शोबे में, गैस के शोबे में, तो हम ये कह सकते हैं कि जून के बाद हमें बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। और जून में बजट भी आना है शाहिद साहब। जी, बजट में तो अब देखिए हमने IMF से कमिट कर लिया है, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। हमने IMF से कमिट ये किया है कि हम जो है नए टैक्सेस लगाएंगे कई सौ अरब रुपए के। बदकिस्मती से वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। मेरा था कि मगर मुझे जो उम्मीद अच्छी लग रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है, वो IMF से ये बात करना चाहते हैं हाईएस्ट लेवल पर। ये बिल्कुल सही बात है कि जनाब इस वक्त पेंडेमिक है, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि हमें तीसरी लहर का सामना है और उसकी वजह से आलमी मंडी में जो हालात अब चल रहे हैं वो कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो अगर हम उन शराइत पर अमल करते हैं जो IMF लगा रहा है तो आम आदमी जो है वो मुतासर होगा। हालांकि इससे और जो हमारी कोशिश ये होगी कि मुतासरीन को हम फ़ायदा पहुंचाएं, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जो महंगाई से जिनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, तो IMF थोड़ी सी नरमी दिखाए। मगर इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि IMF ने हमें 1.4 अरब डॉलर का कर्जा एक्स्ट्रा दिया है और कोविड आने के बाद, और G20 ने हमारे कर्जों की वापसी में हमें मोहलत दे दी है। तो इसलिए सारे जो फ़वाइद हो गए हैं
तो अगर इसके बाद भी हमने मजीद कंसेशन लेकिन मांगे, शाहिद साहब अफसोस की बात यह कि हम रियायत मांगते हैं IMF से, जो कि हमें रियायत नहीं देता। वो अपनी चीज़ों को देख के हमें रियायत बज़ाहिर दे रहा होता है, लेकिन वो अपनी चीज़ें ठीक कर रहा होता है, लेकिन अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ अगर हम देखें तो वो हमें कहीं नज़र नहीं आती हैं। आपको लगता है कि सिर्फ डॉलर जो है वो कम होने से, रुपया मुस्तहकम होने से महंगाई कम हो जाएगी? हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो आवाम दोस्त हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे कुछ 1 साल 1.5 साल में भी कुछ आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की? देखिए आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। बात ये थी कि IMF जो है वो तो ये कहता है ना कि जी आप अपना बजट खसारा कम करें, आप अपनी टैक्सों की चोरी रोक लें, तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। अब मैं जो आपके चूँकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं एक एक जुमले में आपको बता दूँ। इस हुकूमत का जब 5 साल का दौर ख़त्म होगा तो जो हमारा जो है शरह नमू औसत होगी वो उससे बहुत कम होगी जो इनको विरसे में मिली थी। जब ये 5 साल दौर इस हुकूमत का ख़त्म होगा तो औसत अफरात ज़र उससे बहुत ज़्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। इसका मतलब ये है कि हम पॉलिसियों को जब तक तब्दील नहीं करते और पॉलिसी को अपने अवाम के मफाद में नहीं बनाते, यानी पाकिस्तान की मईशत में बड़ी सख्त है, पाकिस्तान के लोग भी मेहनती हैं, जफाकश हैं। अगर बांग्लादेश 43 अरब डॉलर के रिजर्व ले जा सकता है लेकिन बांग्लादेश की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यही मैं एक पॉइंट ऐड करके आपका शुक्रिया अदा करूंगी शाहिद साहब, कि बांग्लादेश ने इंडस्ट्रीज लगाई, अपने लोगों को रोजगार दिया, यहाँ से उनकी तरक्की की जो एक नई किरण थी वो फूटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। वक्त का बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस हुए, कहीं अगर तशनीदी रह गई है तो हम आगे जाके अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन आवाम का रद्द अमल मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। इस बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम क्या कहते हैं देखिएगा। आगे रोज़े आने वाले हैं इंशाल्लाह, और महंगाई होगी, कोई मसले की बात नहीं है। बिजली और महंगी हो रही है। पहले हम 10 रुपये की रोटी लेते थे, अब 12 रुपये 15 रुपये की हो गई। महंगाई नहीं है, कोई बात नहीं, हमने खाना है, हमारे लीडर साहब ने क्या देना है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिस पे वो नज़र डालते हैं वही चीज़ महंगी हो रही है। आप देखें कि गरीब बंदा आजकल तो गरीब बंदा पैसे नहीं मांगता, वो कहता कि मुझे एक टाइम का खाना खिला दें, ठीक है। तो ये किसने कंट्रोल करना है? हमारी गवर्नमेंट ने करना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। रमज़ान करीब आ रहा है तो हर चीज़ और ज़्यादा महंगा हो रहा है, क्योंकि ये लोग सारे अभी इसको स्टोर करेंगे और रमज़ान में इतने दुगना कीमत में बेचेंगे। अभी तो हर चीज़ ये लोग मार्केट से ही शॉर्ट कर रहे हैं। एक तो पहले से इतना महंगा है कि आवाम के बस से बाहर हो चुका है। यही आवाम कह रही है, कुछ करें ना करें वज़ीर आज़म साहब महंगाई कंट्रोल कर लें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।